कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सकते थे, लेकिन कुछ इलाकों में उनको इसलिए वोट नहीं मिला क्योंकि उनका थोड़ा सा टैग लगा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं थी पिछले 4 सालों में। आज किसी और की सरकार जम्मू कश्मीर में होती, हिंदुस्तान के अंदर होती कांग्रेस की सरकार और 83 रुपीज़ लीटर पेट्रोल चला जाता, तो आप ओपोजिशन देखते किसको कहते हैं? यंग साहब, आज हिंदुस्तान में ओपोजिशन नहीं दिख रही कहीं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया। जुल्कर सर, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि डीडीसी जो चुनाव हुए और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह की डेवलपमेंट्स अब देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर को? देखिए, पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे लोग काउंसलर बने उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन सब तमाम कैंडिडेट्स जो इस वक्त जीत कर हमारे बीच आ चुके हैं एज आ काउंसलर, उन सब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके साथ मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारक देता हूँ जिन्होंने इस इलेक्शन को एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन बना दिया। जैन साहब, ये इलेक्शन इतना खूबसूरत और इतनी खूबसूरती के साथ कंटेस्ट किया गया, आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने नौजवान लोग थे, एक्टिविस्ट लोग थे और उसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे, उन सब ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। एक जमहूरियत का एक बार फिर से और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन जो होते हैं उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जिन लोगों ने जो इस वक्त हम कहते हैं कि सेकंड लाइन पे आ चुके हैं, जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और जीत नहीं सके, उन तमाम को भी मेरी तरफ से मुबारक है। इलेक्शन की जीत और हार एक अलग सिस्टम है, लेकिन अगर वो लोग मैदान में नहीं आते और ये इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता। उन लोगों के आने से कुछ लोगों ने ये मान के चल रहे थे कि शायद हमने किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पर रजिस्ट्री करवा ली है, हमारा ही दबदबा वहाँ पे है। लेकिन आपने देखा इस इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन हारे, इस डीडीसी के इलेक्शन में मिनिस्टर इलेक्शन हारे, उनकी वाइफ्स इलेक्शन हारी, उनके बाई इलेक्शन हारे, लेकिन लोगों ने जो फैसला किया डेंग साहब, वो वाकया ही तारीफ़ के काबिल है। जनता ने एक बार मौका दिया हमारे नौजवानों को। मैं देख रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 14 लोग हमारे काउंसलर बने तो कहीं 6-7 तो हमारे बिल्कुल युवा लोगों को लोगों ने मौका दिया। तो आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स को कितना लोगों ने मौका दिया। बिल्कुल, जहाँ एक तरफ अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट था, वहाँ लोगों ने इंडिपेंडेंट को मौका दिया। एमएलए हार गए, मिनिस्टर हार गए, लेकिन लोगों ने जो फैसला किया, मैं समझता हूँ उसको हम जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम होगा। लोगों ने जो फैसले किए वाकया में कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किए। और हमारे साथियों ने, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे डेंग साहब, और खुशी की बात यह है कि ऑलमोस्ट 90% लोग हमारे जो दोस्त हैं वो इस इलेक्शन में कामयाब हुए। और बहुत छोटे टाइम की ये इलेक्शन थी, बहुत ही 1-1.25 महीने की कैंपेन रही। अलग अलग इलाकों में जाना, लोगों के बीच जाना, कहीं 20 पंचायतें हैं, कहीं 25 पंचायतें। और मैं ये कहूँ अगर कि ये एक फैमिली इलेक्शन था, इसलिए बहुत ही टफ इलेक्शन थी। यहाँ तक कि लोगों ने हमें कहा कि हमें मुश्किल हो गया है सर, हम वोट डालें किसको? जी जी बिल्कुल। एक एक घर में 2-2 लोग। अब देखें इस इलेक्शन में एक और बात आपने देखी कि कोई रिलेशन जो है वो मैटर नहीं किया। यहाँ मामे ने भांजे की इज़्ज़त को उछाला और चाचे ने भतीजे की इज़्ज़त को उछाला, और आपने देखा कि बाप ने बेटे की इज़्ज़त को उछाला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ। हालांकि बड़ा छोटा इलेक्शन, बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं, इस पर इस किस्म का रोष जताना और इस किस्म से सामने आ जाना कि हम एक दूसरे के कपड़े जो है वो भी उतार दिए। हमने उनके हर पॉइंट पे बात की। मुझे लगता है कि बड़ी छोटी इलेक्शन बहुत छोटी चीज़ होती है, क्योंकि ये वो सिलसिला है, यहाँ हर दिन जो है सिलसिला बदलता है। आज वो लोग हैं, कल किसी और ने आना है। तो कहने की ये बात है डेंग साहब, जितना भी हम कह लें और हमने देखा, और मैं ये भी आपको कहूँ कि जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, बड़ा ही फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप इसको कह सकते हो। जो योगदान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाया इस इलेक्शन में, मेरे ख्याल से
वाक़या में ही मुबारक के मुस्तहिक हैं ये लोग भी। लेकिन अब लोगों का विश्वास जो है, जिसको कंसिडरेशन में रखते हुए लोगों ने वोट डाला है, वो इम्पॉर्टेंट है। लोगों ने जो इलेक्शन डाला है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और जो हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने जो काउंसलर बने हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम लोगों को दिखाया है, कुछ वादे किए गए। अब उन वादों पर किस तरह से पूरा उतरा जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और दूसरा, आप देखें कि अभी इन लोगों में से एक आदमी ने चेयरपर्सन बनना है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और मुझे लग रहा है कि लगभग बहुत जल्दी ये इलेक्शन भी हो जाएगी और ये लोग चेयरपर्सन बन के आ जाएंगे। लेकिन जो हमने वादे कर दिए हैं अपने अवाम के साथ, हर पंचायत में, हर वार्ड में, और अपने लोगों को हमने कहा कि मैं चाहूँगा कि बड़े ही कॉम्पिटेंट लोग इस वक्त हमारे पास आ चुके हैं। अब ये डेवलपमेंट की राह किस तरफ निकलती है, किस तरीके से जो रोड की बात की गई है, जो बिजली के इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं, जो पानी के इशू हाईलाइट किए हैं, अफसोस कि ये आज तक हल हो गए होते। तो आज एक नया सपना, एक नया ख्वाब लेके ये मेरे दोस्त और ये हमारे साथी जो इस वक्त काउंसलर बने हैं, एक नया प्रोग्राम लेकर आते। लेकिन डेंग साहब ऐसा नहीं था। 70 साल से पानी, बिजली और सड़क का मुद्दा ही नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद हमें हेल्थ सेक्टर को देखना है। हमारी पंचायतों की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ कोई दवाई नहीं मिल सकती आपको। और हमारे लीडरों ने यही बात लेके वो लोगों में आए कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्या कंडीशन है, हमारे प्राइमरी स्कूल्स की क्या कंडीशन है, हमारी सड़कों की कितनी खस्ता हाली है। एक बात मैं बड़ी ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो पेरीफेरी के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें ट्रांसपोर्ट की जो खस्ता हालत है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं एक्सेप्ट मैं अगर बात करूं सांबा, कठुआ और जम्मू के अलावा और उधमपुर के अलावा, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं हमारे, उनमें ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता हालत। आपको ट्रैवल करने के लिए 10 किलोमीटर के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। आप अंदाज़ा लगाएं कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि जो लोग दिन को 10 किलोमीटर से शहर तक आते हैं, इन टाउन्स में आते हैं, इन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उनमें ECG मशीन काम नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये सवाल कौन करेगा? जुल्कर भाई, आपने बात की जैसे DDC इलेक्शंस में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, जो जीत के आए, उनके वादों की आपने बात की। वादे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर दिए, लेकिन वादे वो पूरे तब होंगे जब उनको पावरें दी जाएंगी जिस तरह के दावे किए गए हैं। जिस तरह से हम देखते हैं पंचेस, सरपंचेस और BDC जो चेयरमैन्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उस जो उनको तब भी बहुत सारे दावे किए गए थे, लेकिन वो पावरें उनके पास नहीं है, वो भी काफ़ी मायूस हैं। आप देखेंगे बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे पंचायत घर नहीं है। अभी तक BDC चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे, जीत के आए, लेकिन उनके लिए कहीं ऑफिस नहीं है, उनके लिए बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो DDC इलेक्शंस जो हुए, जिनके रिज़ल्ट आए, जो काउंसलर्स बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, उनके लिए ये सब चीज़ें हो पाएंगी, सिक्योरिटी हो पाएगी, ऑफिसेज हो पाएंगे? देखिए, मैं इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूँ, चूँकि जो पंचायती राज एक्ट की अमेंडमेंट है और उसमें जो पावर्स चेयरपर्सन की दिखाई गई हैं, जो वहाँ लिखी गई हैं। देखिए, पहली बार एक नया इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। उम्मीद ये की जा रही है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो ग्रास रूट लेवल की एम्पावरमेंट है ना, उसको हम किस तरीके से बढ़ोतरी दें, उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ें। कंसेप्ट ये है सो दैट जो हमारी पंचायतों की खस्ता हालत है, जो हमारे ब्लॉक्स की खस्ता हालत है, जिन इश्यूज़ को आपने कहा, इन सब पे काम हो सकता है। कहीं दिक्कत आएगी, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास उसका सलूशन अवेलेबल है। कोई ऐसी बात नहीं, सरकार बड़े पॉजिटिवली इस इलेक्शन को हम देख रहे हैं, इनको एम्पावर किया जाएगा, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को। ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 साल में पंचायत को एम्पावर नहीं किया गया, जो फाइनेंस उनको मिलना चाहिए। देखिए, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे बहुत छोटे हैं। जो इलाका जात के लोग हैं, उनको MG नरेगा स्कीम में अगर किसी के पैसे हैं, वो पेमेंट फंसी है, 3 साल से 4 साल से किसी का पैसा नहीं आ रहा, वो पैसा विड्रा करवाना है। देखिए, रवाज क्या चल रहा है? रवाज ये चल रहा है कि 10%, 20% का जो बिल्कुल कमीशन सिस्टम है ना, कमीशन का, बिल्कुल उसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को तबाह किया हुआ है। अब ये लोग जितने भी आए हैं, एक तो नौजवान हैं, दूसरा पढ़े लिखे हैं, दूसरे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और तीसरा ये लोग वही हैं जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते रहे। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि इन तमाम इंस्टीट्यूशन से ऊपर उठ के ये बहुत जल्दी
हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की गवर्नमेंट इसको एम्पावर करेगी और हमारी ये उम्मीद है कि जो वादे किए गए हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन हो तब पानी, बिजली और सड़क का मामला ना हो, तब स्कूल की बात ना हो, तब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात ना हो, तो हम एक नया सपना, एक नया ख्वाब अपनी आवाम को भी दे सकें ताकि हम जिस चीज़ के लिए हमने वादे किए हैं उनको हम पूरा करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम्स हमारे पास आ गई हैं। बहुत जल्दी आप देखेंगे चेयरपर्सन यहाँ अपॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ एक सिलसिला, एक ख्वाब जो देखा गया है उसको पूरा करने का मुझे लगता है पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। और निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हो सकता है इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में हमें साल, 1.5 साल लग पाए, लेकिन हमारे पास 5 साल का समय है और उम्मीद है कि जल्दी से इंशाल्लाह ये आगे बढ़ पाएंगे। जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरह से डीडीसी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आ गए, उसके बाद में अभी 2-3 दिन ही हुए हैं बीच में, तो लोगों को एक चीज़ और नई सुनने में आ रही है कि 2 टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर में और लगने जा रहे हैं, जहां पहले से ही जो टोल प्लाजा लगे उन्हीं से लोग परेशान हैं। देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हैं, सांबा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी, एक्सपेक्टेड ये है कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही चेयरपर्सन होंगे। लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हुआ तो इमीडिएटली एक ये न्यूज़ हमें सुनने में मिली कि 2 नए टोल प्लाजा जम्मू को गिफ्ट में मिल रहे हैं। देखिए इस वक्त सिचुएशन कितनी टेंस है, इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर कितना पीछे चला गया है। बिल्कुल। देखिए आज हालात कितने ख़राब हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक जो माहौल यहाँ बना हुआ है, इसको हमने जो प्रॉमिस किए गए थे उनके ऊपर हम पूरा उतर नहीं पाए, लेकिन हमने पब्लिक के ऊपर एक न एक दबदबा और एक न एक नया जो प्रॉब्लम है वो पब्लिक के लिए क्रिएट करनी है। आज देखिए आज लोगों के जेब में पैसे नहीं है, आज 83 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल चल रहा है। बिल्कुल। तो सर्वाइवल लोगों का यहाँ मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में अगर टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा हमें गिफ्ट में मिलेंगे, अब देखें हमारे बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी, तो वो सुंदरबनी और नौशहरा वो गए नहीं, तो वहाँ से सारी सीटें कहाँ चली गई। आज देखें आज राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चली गई। आज देखें सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को डिस्ट्रिक्ट राजौरी से मिली हैं, जहाँ के प्रधान हैं हमारे रविंदर रैना जी। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त पूरी JNK के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो PDP को उनकी सीट चली गई। वो यहाँ हमारे तरकुटा नगर में डांस कर रहे थे, लेकिन वहाँ सीट भारतीय PDP को चली गई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन टोल्स का हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन नहीं बनना, सिर्फ इन 5 डिस्ट्रिक्ट तक ये महदूद रह गई। तो ये क्या दिखला रहा है जी? ये यही दिखला रहा है कि जो टोल प्लाजा यहाँ लगाए गए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा यहाँ हल नहीं हो सका, जो विकास के प्रॉमिस यहाँ किए गए थे वो जब हल नहीं हो पाए, उसका रिज़ल्ट ये है। बल्कि अगर ये जो वादे किए गए थे ये पूरे होते तो मैं समझता कि आज एटलीस्ट जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, इन तमाम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में भारतीय जनता पार्टी अव्वल नंबर पे होती। आपने देखा राजौरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कैंपेन कर रहे थे, अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से लाए गए। आप देखें शाहनवाज साहब को दिल्ली से लाया गया DDC के इलेक्शन के लिए। मैंने आपको कहा ये फैमिली इलेक्शन था, बहुत छोटा इलेक्शन था। और इवन जिन लोगों के नाम के साथ ये टैग भी लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत सकते थे, लेकिन कुछ इलाकों में उनको इसलिए वोट नहीं मिला क्योंकि उनका थोड़ा सा टैग लगा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी कोई नहीं थी पिछले 4 सालों में। आज किसी और की सरकार जम्मू कश्मीर में होती, हिंदुस्तान के अंदर होती कांग्रेस की सरकार और 83 रुपीज़ लीटर पेट्रोल चला जाता, तो आप ओपोजिशन देखते किसको कहते हैं। यंग साहब आज हिंदुस्तान में ओपोजिशन नहीं दिख रही कहीं। आज देखें पूरे जम्मू कश्मीर में 22 सीटें कांग्रेस को मिली DDC की। कहाँ है कांग्रेस? जिन लोगों को टिकट्स देनी थी उन लोगों को टिकट नहीं दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन लोगों को टिकटें देनी थी उन लोगों को टिकटें नहीं दी गई। टिकट्स किसको दी गई? लाडले बच्चे को, जो प्यारा था, जिस पे दाव लगाया, लेकिन वो लोग हार गए। वहाँ से इंडिपेंडेंट देखिए आप, कांग्रेस ने जिस बंदे को टिकट नहीं दी वो इलेक्शन जीता और MLA साहब हार गए। नाम लूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जब इन हालात से हम गुजर रहे हैं, ओपोजिशन है ही नहीं है देश में। जम्मू कश्मीर की क्या बात करते हैं, यहाँ तो कहाँ दिखेगी ओपोजिशन। हिंदुस्तान में ओपोजिशन मुझे नहीं नज़र आती। मैं देखता था जेटली साहब
सुषमा स्वराज जी जब यहाँ पर आलू प्याज का दाम बढ़ता था तो दिल्ली के अंदर उनके एहतजाज होते थे, सरकार को बताते थे कि यहाँ कोई ओपोजिशन नाम की चीज़ है। लेकिन आज आप देखें ये जो सिस्टम धर्म बरम हुआ, उसका एक और सबसे बड़ा कारण वो ये रहा कि यहाँ ओपोजिशन नहीं थी। अगर ओपोजिशन होती तो आज ये हालात ना होते। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये गिला किया। मैंने जब उनसे बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं बाहर आते, आप क्यों नहीं बात करते, तो वो कहते हैं पार्टी में हमारा कोई नामो निशान नहीं है, हमें पार्टी में कोई जगह ही नहीं है, हमारा मकाम ही नहीं है, हम क्या बात कर सकते हैं, हमें पूछ के बात करनी है। कई बार लोग मुझे कहते हैं नहीं जी आपने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, आप किसी पार्टी में क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने उनसे कहा ये बात जो मैं करता हूँ पार्टी में जाकर तो मुझे ये भी बंद करनी पड़ेगी। उनको पूछना है कि हम किस फेवर की, उनके फेवर की बात कर सकते हैं तो ठीक है। तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना या ये मान लें आपके सिर्फ इलेक्शन लड़ने से कोई लीडर होता है, मैं नहीं समझता। तो इस मुल्क की राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता हुए और उनको हम बहुत दिल से चाहते भी हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ी लेकिन हम उनको लीडर मानते हैं। एक अच्छा टीचर भी एक लीडर होता है जो अपने स्टूडेंट्स को एक दिशा दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, वो भी एक समाज का लीडर होता है। लीडर सिर्फ ये लोग नहीं होते जो कोई इलेक्शन लड़ लेगा तो वो लीडर बन जाता है, लेकिन सब ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस देश में ओपोजिशन नाम की चीज़ ही नहीं है, तो सवाल कौन करेगा। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को, क्या उम्मीद करनी चाहिए जनता को? देखिए, मैं जनता को मुबारक देना चाहूँगा, जिस जनता ने इतने ज़बरदस्त तरीके के लोगों को चुना है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे 6-7 लोग तो नौजवान दिख रहे हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट लोगों का फैसला सारा खूब, बहुत बढ़िया लोगों को मौका दिया। और जो हमारे लोग नहीं जीत पाए, बहुत अच्छा कंटेस्ट किया उन्होंने, बहुत अच्छे वोट भी लिए। अब उनको एक ओपोजिशन का काम करना है, क्योंकि अब वो घर अगर बैठ जाएंगे तो ये जीते हुए लोग हैं, इन्होंने काम नहीं करना। तो ये जो ओपोजिशन में हमारे बाकी वाले 13 लोग हैं, अगर इनकी आंख इन लोगों के काम पे होगी, इन पर ये सवाल करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से हम डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग खामोश हो गए और इस इंतज़ार में रहे कि नेक्स्ट इलेक्शन कब होना है, तो मेरे ख्याल से फिर तरक्की हो नहीं सकती। तरक्की करने के लिए इन लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा और जनता के बीच में अपने सवाल रखने पड़ेंगे, तभी तरक्की हो सकती है। डेंग साहब, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर जुल्करनैन चौधरी साहब, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।